नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ राजस्थान के निवासी, सेना में एक लंबे समय तक अपनी सेवा दे चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब हमारे साथ हैं। और आज ये हम विशेष रूप से सीडीएस मिस्टर रावत को समर्पित करते हैं। विपिन रावत साहब के लिए ये एक खास एक मुलाकात में हमारे साथ में कटेवा साहब हैं, जो अपने करियर में काफी समय उनके साथ में रहे, उनके साथ ऑपरेशंस में रहे, उनके साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में रहे। और जब एक स्टेशन के हेड ये थे तो वहां भी जनरल रावत के साथ में कई मरतबा इनकी मुलाकातें हुई। तो हम वो एक्सपीरियंस आज कटेवा साहब हमारे साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि क्या एक ऐसे योद्धा के बारे में जिनको लेकर के आज ये कहूं कि हर आंख नम है और सबका सिर गौरव से ऊंचा है कि हमारे पास एक ऐसा सीडीएस रहा। तो चलिए कटेवा साहब, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और हम जानना चाहेंगे कि विपिन रावत साहब के साथ में आपने अपने करियर का काफी टाइम भी निकाला, उनके साथ में कई चीजें आपने कंट्रीब्यूशन आपका रहा साथ में। तो सर, कैसे इंसान थे वो, क्या खास बातें थी उनकी? देखिए, एक तो सबसे पहले तो जैसा आपने कहा, पूरा देश उनको मिस करेगा, उनकी सेवाओं को याद करेगा, खासकर इसलिए कि वो पहले सीडीएस थे। मेरा कहने का मतलब है, पहला सीडीएस का मतलब है उससे पहले वो ऑफिस था ही नहीं। और सीडीएस के साथ साथ वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री अफेयर्स, द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी भी थे। वो भी एक डिपार्टमेंट नया गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था। इन दोनों डिपार्टमेंट्स को उन्होंने बहुत कम समय में स्टेबलाइज किया और आज उनका रूटीन, उनका काम करने का तरीका वो ऐसे ही है जैसे दूसरी डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के हैं। ये इसलिए एक संभव था, एक क्योंकि जनरल बिपिन रावत साहब शुरू से ही मैं उनको कैडेट के तरह तब से जानता हूँ। और आईएमए में जब वो पासिंग आउट परेड हुई अपने 53rd कोर्स के थे एनडीए के, उसमें उनको प्रेसिडेंट का सॉर्ड ऑफ ऑनर मिला, जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट में जो अव्वल होता है, नंबर 1, वो अवार्ड उनको मिलता है। तो शुरू से ही वो उनकी जो क्वालिटीज थी कि लगता था जैसे बोलते हैं कि पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं, वो वाली कहावत थी। तो शुरू से ही अपने करियर में वो अव्वल रहे। इसके बाद मेरी मुलाकात उनसे आईएमए में हुई, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। हम दोनों कैप्टन थे, प्लेटून कमांडर थे। और जहाँ पर ये जेंटलमैन कैडेट की ट्रेनिंग होती है, जहाँ ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे थे। वहाँ काफ़ी इंटरेक्शन होता था एक दूसरे के साथ, क्योंकि कैंप साथ लगते थे और क्लासेस चलती थी। तो उसमें काफ़ी एक दूसरे से जान पहचान हुई। और वो हमेशा से फोकस रहते थे अपने काम में, एज ए जूनियर ऑफिसर ऑल्सो। और एक उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, कभी गुस्सा वगैरह नहीं आते थे किसी चीज़ पे। जैसे यंग ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है, कैडेट कुछ ठीक तरह से काम नहीं करे, उसको समझाने का तरीका फर्म थे, परंतु कभी गुस्सा नहीं करते थे। पर लिबरल, मतलब एक उनको ये था कि कोई प्रोफेशनल मैटर पे वो जो होता है ना, जिसको बोलते हैं कि मेरे बात को नहीं मान रहा, दूसरी व्यूज दे रहे हैं, तो जो डिसेंट होता था या डिफरेंट व्यूज होते हैं किसी चीज के ऊपर, वो शुरू से ही वो उनको एक्सेप्टेबल था। इसके साथ साथ उनका एक और अच्छा स्वभाव ये था कि ऑफ ऑफिस आवर्स पे, जैसे मेस में, कोई सोशल गैदरिंग में, इनमें वो बिल्कुल ही आम ऑफिसर की तरह मिलनसार, बातों से लगेगा जैसे बिल्कुल ही सीधे सरल स्वभाव के आदमी हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सीडीएस की जो रिक्वायरमेंट जिस तरह से वर्षों से एक डिमांड चल रही थी, कारगिल युद्ध में भी इसकी चर्चा आई थी, तो जैसा सीडीएस चाहिए था पहला, वैसा सीडीएस मिला यार आर्मी को। हाँ जी, क्योंकि ये सीडीएस की डिमांड काफी दिनों से अच्छी जो मॉडर्न आर्मीज हैं उनमें सब में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। हमारे यहाँ नहीं था। हमारे यहाँ एक इंटीग्रेटेड स्टाफ था जिसमें ट्राई सर्विसेज के आर्मी कमांडर के बराबर का ओहदेदार उसको हैंडल करता था, जिसको सिस्क बोला करते थे। और एक चीफ ऑफ स्टाफ, चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जो सीनियर मोस्ट सर्विस चीफ होता था, वो उस कमेटी को हेड करता था। तो इससे हमारा
जो काम था वो चल रहा था, CDS नहीं था। कारगिल की लड़ाई के बाद जो एक कमेटी बैठाई थी, उस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि एक CDS होना चाहिए, जो क्योंकि जॉइंटनेस हो। बिल्कुल। और दूसरी बात क्या है कि जो रक्षा मंत्री है या प्रधानमंत्री है, उसको एडवाइस देने के लिए एक सिंगल पॉइंट एजेंसी होनी चाहिए। प्रमोशंस और ग्रीवेंसेस जो कंप्लेंट्स थी और दूसरी चीजें थी, ये सारी चीजें अगर कोई फौजी ऑफिसर उसको हैंडल करे तो वो उसको ठीक तरह से कर पाएगा। तो वो एक अच्छा काम हो गया कि जितने भी हमारे अभी प्रमोशन बोर्ड्स हैं सीनियर अफसरों के, मेजर जनरल से ऊपर के, जो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, वो अभी सिर्फ मिलिट्री अफेयर CDS के थ्रू जाते हैं। पहले वो डिफेंस सेक्टर के थ्रू जाते थे। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है। हाँ, और दूसरा क्या हुआ कि जो प्रोक्योरमेंट है इक्विपमेंट का, CDS का काम ऑपरेशनली कम है, पॉलिसी बनाना और जो जॉइंटनेस है इन प्रोक्योरमेंट और जॉइंटनेस इन ऑपरेशंस, ये सब चीजें है। हाँ, एक है, इसी के साथ साथ योगेंद्र जी, इनका एक खास कंट्रीब्यूशन रहा है, ये है ट्राई सर्विसेज कमांड, जिसको बोल रहे हैं थिएटर कमांड। थिएटर कमांड का मतलब है कि पूरे ज्योग्राफिकल एरिया उस थिएटर में, चाहे वो आर्मी के हों यूनिटें, फॉर्मेशंस, नेवी की हों, एयरफोर्स की हों, वो भी एक सिंगल पॉइंट उसको हैंडल करे। और उन तीनों सर्विसेज का जो भी सुटेबल जनरल ऑफिसर है, वो उसका CNC बने। तो वो थिएटर कमांड के ऊपर जनरल रावत साहब का थिएटर कमांड बनाने के लिए उन पर बहुत फोकस था और अभी काफी उस पर प्रोग्रेस हुआ था। शायद थोड़े दिन में, 1-1.5 साल में एक कोई ना कोई एक जगह की थिएटर कमांड बनने वाली थी, जिसके अंदर तीनों सर्विसेज के आर्मी, तीनों विंग के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तीनों की फॉर्मेशन और यूनिट्स एक सर्विस हेड के नीचे नौकरी करेंगी। चाहे वो आदमी, चाहे वो जनरल, चाहे नेवी का हो या वो मतलब एडमिरल हो सकता है, एयरफोर्स का एयर मार्शल हो सकता है, या आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल हो सकता है, जो CNC बने। और वो फिर तीनों ऑर्डर उसी से ले। तो रावत साहब के साथ में सर ने ट्रेनिंग से लेकर के ये कहूं कि जब इन्हें जिम्मेदारी मिली थी स्टेशन की, या फिर वो जब जनरल थे, तो वो तमाम जो चीजें हैं उनके साथ में आज भी जुड़ी हुई हैं और यही यादें हैं जो कहते हैं हम स्मृति शेष हैं। सर, उनके साथ में कुछ जो करना चाहते थे, आप लोगों का भी बात हुई होगी कि आर्मी में एटलीस्ट ये होना चाहिए, क्योंकि जिस पद पे आप रहे वो रहे, तो एटलीस्ट वेलफेयर की बातें भी हुआ करती होंगी और प्रिक्योरमेंट की जैसे आपने बात की, और इस्टेब्लिशमेंट या फिर कहें कि भर्तियां, वो उस दिशा में आगे बढ़ रहे थे। हाँ जी, बढ़ रहे थे वो जरूर। ये जो थिएटर कमांड है, ये भी एक उसका हिस्सा, उसी का हिस्सा था। उन्हीं की सोच थी कि हाँ, एक और उनकी सोच थी, हमारे बेंगलोर में ही कॉलेज, ये मिलिट्री पुलिस का ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट जी। तो मुझे याद है एक बार उन्होंने उस समय मेंशन किया था कि ये मिलिट्री पुलिस में अभी क्या होता है कि मिलिट्री पुलिस एक सेपरेट ब्रांच है और वो वहीं ट्रेनिंग करके उसी ब्रांच में वो रहते हैं और वो सीधे NCO बनते हैं, वो सिपाही नहीं होते, मतलब सीधे। तो उसके लिए उन्होंने बोले थे कि इसमें कभी मॉडल चेंजेस की जरूरत है। और एक चेंज जो उन्होंने किया, उन्होंने कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में पहली बार ये लड़कियों का एक रिक्रूटमेंट किया। और आप हैरान रहेंगे कि जब ये पहला 35 की 36 लड़कियों का बैच जो सेलेक्ट होना था, उसके लिए दुनिया भर के एप्लीकेशंस आई। इतना जोश था अपने गर्ल्स में कि काफी टफ कंपटीशन हुआ और खूब सारी लड़कियों ने उसके लिए अप्लाई किया। देखिए, नौकरी एक कारण हो सकता है, लेकिन नौकरी से जो बड़ा कारण है, जो जुड़ाव है लोगों का, और चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, कोई भी हो, जो निकल के जाते हैं, तो उसी दिशा में मान सकता हूं कि जनरल बिपिन रावत उन भावनाओं को समझते हैं, गर्ल्स के लिए उन्होंने ये रास्ते खोले। हाँ जी, ये जो बिल्कुल आपने सही बोला योगेंद्र जी, वो CMP में जो लड़कियों को लाना, वो उन्हीं की देन है। जब वो आर्मी कमांडर थे पूना में, CNC जिनको बोलते हैं सदर्न आर्मी के, उस समय ही वो बोला करते थे कि ये इनके लड़कियां, और लड़कियों की हमको इसलिए भी जरूरत थी CMP में, क्योंकि जहां पे भी सिक्योरिटी ड्यूटीज लगती थी और फ्रिस्किंग करना पड़ता था, जैसे बदामी बाग कंटोनमेंट में, वहां पर काफी सारी लेडीज भी अंदर काम करने के लिए आती हैं कंजर्वेंसी के लिए, और दूसरे उनके अंदर कंटोनमेंट के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, या दूसरे कोई जवान की छुट्टी से भी कोई आ रही है, तो फ्रिस्किंग करने के लिए सिर्फ हमारे पास मेल पुलिस थी
और हमको हर बार हर स्टेशन पे सिविल पुलिस की सहायता लेनी पड़ती थी कि गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए, महिला कोई भी अगर एक्टिविटी होती थी आर्मी एरिया में तो पुलिस के लिए, तो इसकी भी एक जरूरत थी, वो उन्होंने सबसे पहले महसूस किया और एक लड़कियों को एक बहुत अच्छा एक एवेन्यू मिला और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में और भी लड़कियां। बिल्कुल। तो ये सीडीएस रहते रहते उन्होंने किया ये चीफ आर्मी चीफ रहते आर्मी चीफ रहते रहते सेना को हम चट्टान भी कहते हैं कि वो कहीं पे भी हो, चाहे तपती रेगिस्तान में हो या फिर बर्फ की चट्टानों के बीच हो, तो वो अपने आप को भी चट्टान की तरह ही खड़े होते हैं। वहां ये नहीं होता है कि चलिए थोड़ी बरसात आ रही है या बर्फबारी ज्यादा हो रही तो हम हिल जाएं या फिर अवसर का इंतजार करें, वहां सब नहीं चलता है। ये आपको अपनी मुस्तैदी के साथ में रहना होता है और इसी वजह से उन्हें चट्टान की तरह देखा जाता है, बोला जाता है। सर, कुछ ऐसी प्लानिंग्स थी जो आपके साथ में कभी शेयर हुई हो, या फिर ये कहें कि जैसे आपने वुमेन्स के लिए कहा कि रिक्रूटमेंट को उन्होंने बढ़ाया और बड़ी इच्छा थी उनकी, तो आर्मी चीफ बनने के साथ ही ये काम किया उन्होंने, जिसकी आवश्यकता भी थी, वर्षों से हो सकते हैं प्रयास चल रहे हों, और कोई वेलफेयर के लिए या रिक्रूटमेंट के लिए या फिर ट्रेनिंग्स के लिए वो जैसा चाहते हैं उस दिशा में काम हो रहा था आगे? हाँ, सब चीजों में देखिए हो रहा था, इसमें कोई शक नहीं है सभी चीजों में, पर जो स्पेसिफिक चीजें थी, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट की वो चीजें हैं वो हर एक के साथ डिस्कस नहीं होती हैं, पर हाई लेवल की जो चीजें थी वो जरूर चल रही थी। और एक फायदा और था जनरल रावत का, क्योंकि वो चीफ रह चुके थे लंबे समय तक और उनका जो बात करने का तरीका, चीजों को डील करने का तरीका कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे और कभी भी जा करके वो रक्षा मंत्री से या जरूरत पड़ेगी तो प्रधानमंत्री जी को भी वो जाके बता सकते थे। तो जब वो विजिट करते थे तो चीजें, खामियां भी सामने आती हैं कि सर अगर हमें थोड़ा सा सहयोगियों मिले तो मैं वो जानना चाह रहा हूं कि उन्होंने सारी चीजें देखी हुई हैं आर्मी कमांडर से पहले, या फिर कहूं जब जनरल बने वो तो उससे पहले, तो उन चीजों में आगे बढ़ रहे थे वो? हाँ जरूर, वो चाहे वो हमारे हाउसिंग प्रॉब्लम्स हो, जैसे कई जगह पे नई बिल्डिंग वगैरह जब टेक ओवर करते थे तो जहां भी वो जाते थे वो उस बिल्डिंग का बहुत अच्छी तरह से मुआयना करते थे कि इसके अंदर कोई कमी तो नहीं रहेगी। इसी तरह से राशन के लिए उन्होंने हमेशा बोलते थे कि आप ये जो स्पेसिफिकेशन इम्प्रूव किया, ये किया, वो बैठ करके उनका हर चीज का समय होता था उनके पास, खास करके जब लोअर यूनिफॉर्मेशन में जाते थे। और हाउसिंग का एक रहने के जो है वो जवानों के और राशन के बारे में, इन दो चीजों पे उन्होंने, ये दो ही मेजर रिक्वायरमेंट होती हैं, क्लोथिंग और अकोमोडेशन जो हैबिटाट बोलते हैं जिसको, और राशन। ये तीन चीज अगर जवान को मिलती रहेंगी तो वो उसकी जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी और उसके बाद और ये जनरल प्रॉब्लम होती है, किसी इंडिविजुअल तो होती नहीं है, इंडिविजुअल होती नहीं है। इसलिए वो जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स होती थी, ये कोई चीज के प्रोक्योरमेंट की कोई पॉलिसीज में कमी है या कोई ऐसा रास्ता हमने अपना रखा है जो ठीक नहीं है, उस सब चीज पे वो अपना ओपिनियन देते थे और उसको इम्प्रूवमेंट के लिए इमीडिएट। और कटेवा साहब, रावत साहब, सीडीएस रावत साहब के बारे में बहुत कुछ जो जानकारी, उनके साथ में काम किया, ट्रेनिंग की, और बहुत सारे ऐसे अवसर आए जब उन्होंने साथ में काम करने का इनको अवसर मिला। पहले सीडीएस और उनके बारे में बेहतर तरीके से नजदीक से देखा उनको, उनकी खूबियों को। सर, कभी ऐसा अवसर भी मिला कि मैडम रावत भी कभी स्टेशन विजिट करने आई, उनके साथ में आप लोगों की मुलाकात हुई हो? जरूर, वो जब आर्मी पहले तो नहीं मुलाकात हुई थी सर, जब यंग ऑफिसर थे तब तो उस टाइम उनकी तब तो शादी नहीं हुई थी, वो बैचलर थे जी। जब हम कैप्टन थे, मैं तो शादीशुदा, वो बैचलर थे उस टाइम। और बाद शुरू में जब हम लोग मिले थे, पर उसके बाद उनके स्टाफ कॉलेज जब कर रहे थे तब वापस बेंगलोर में, उस टाइम में मेजर था बेंगलोर में जी, तब एक बार मुलाकात हुई थी। परंतु अभी जब वो सदर्न आर्मी के आर्मी जीओसीएनसी थे और बेंगलोर में विजिट पे आए तो मिसेज रावत जो चेयरपर्सन थी सदर्न आर्मी वाइज वेलफेयर एसोसिएशन की, वो उनके साथ आई और हमारी जवानों की, लेडीज के साथ, अफसरों की फैमिलीज के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया। हमारी स्कूल थी उसमें वो गई, और क्योंकि ये केटरिंग का, कुकिंग का काम है वो तो वो केटरिंग कंपनी में भी उनको क्या क्या हमने इम्प्रूवमेंट किया वो उनको दिखाया। बिल्कुल, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब तो नहीं होती, लेकिन एक तरह से जैसे जैसे
एक ओहदे के साथ में यानी कि पद के साथ में, तो आर्मी जो चीफ होते हैं उनकी वाइफ या नीचे आप स्टेशन कमांडर हैं या फिर आप और दूसरे पदों पर हैं, तो उसी तरह से उनकी पत्नी जो है एक आवा कहते हैं आप लोग, है ना? आर्मी वेलफेयर। हाँ, आजकल आर्मी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। हाँ, तो उसमें जो उनकी पत्नी होती है उनका अहम रोल होता है कि जो जवान हो चाहे ऑफिसर्स हो, उनके जो वाइफ हैं उनके साथ में, उनके बच्चों के साथ में उनका इंटरेक्शन होता है। ये सब चीजें एक जरिया कह सकते हैं कि जो आवा पहले था अभी अब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो उस रूट से भी कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हों। हाँ जी, ये योगेंद्र जी एक बहुत ही अच्छा जरिया है, पुराना लिगेसी है जी। और कोई ऐसी चीजें होती हैं जो प्रोबेबली हमारे हिंदुस्तान की लेडीज कन्फाइन नहीं करें मेल में या अपने हस्बैंड में, तो वो तो एक हिस्सा हो गया। उसके जरिए काफी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, क्योंकि उसको काम अगर न्याय नहीं मिल रहा है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है कभी का पर्सनल, वो भी चिट्ठियां वो जो लेडीज हैं सीधी चेयरपर्सन आर्मी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को लिखती है। इसके साथ जो ये ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह की एनजीओ की तरह काम करती है। बहुत सारे वेलफेयर प्रोजेक्ट्स इन्होंने चला रखे हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें सिखाते हैं, सिलाई करना, ट्रेनिंग है, मीटिंग करना। ये एजुकेशन तो आजकल सब लोग पढ़े लिखे आ रहे हैं, परंतु इस जो चूजे वोकेशनल ट्रेनिंग जो है ये सब जगह चला रहे हैं, और उसमें जो फायदा होता है वो फायदा उनको इनकी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक हमारी जो आर्मी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मिसेज रावत बहुत इंटरेस्ट लेती थी, एक आशा स्कूल है जी। आशा स्कूल की ब्रांचेज हैं। आशा स्कूल है स्कूल फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। तो वो एक हमारी, आपको बताऊं, ये यूनिक चीज होगी कि हमने काफी साल पहले से ये चल रही है, जिसके अंदर डिसेबल्ड बच्चे, तो जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, जो बिल्कुल फिजिकली पूरे फिट नहीं है, उनकी क्लासें लेना और वो स्कूल्स को रेगुलर स्कूल की तरह चलाना। कुछ चीजें सर ऐसी होती हैं कि चलिए जो दुर्घटना हुई उसको लेकर के कई सवाल भी उठते हैं। यहाँ एक सवाल मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और ऐसे जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें किस तरह की जांचें होती हैं? ऐसे जो एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि एयर एक्सीडेंट होना एक एक्सेप्शन है जी, तो कोई भी चीज जो नहीं होनी चाहिए घटती है, तो कोई ना कोई कारण तो उसका होगा तभी वो घटी है। तो ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, ये बहुत ही सीरियसली ली जाती है, और इसके अंदर टेक्निकल मेंबर और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर सब तरह के मेंबर होते हैं। अगर वो पूरी डिटेल में जांच होती है, अगर फॉरेंसिक जांच करनी होती है तो वो भी की जाती है। तो इसके साथ साथ एक जो हवाई जहाज होता है, इसका एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है उसको पता लगाने के लिए एक इनबिल्ट चीज होती है जिसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। उस ब्लैक बॉक्स में उस फ्लाइट की सारी चीजें रिकॉर्ड होती है। डैमेज नहीं होता सर? वो डैमेज बोलते हैं, कोई आग से डैमेज नहीं होता, और अभी ये पता नहीं कि न्यूक्लियर से वो डैमेज होता है कि नहीं होता, पर लेकिन एक्सीडेंट में ऐसे गिरने से और उनसे कोई ऐसा नहीं, उससे कोई किसी भी आग से डैमेज नहीं। तो वो वॉइस रिकॉर्डर टाइप होता है वो? उसके अंदर उसका मतलब उसकी पूरी वो डिटेल टेक्निकल चीजें पता नहीं कैसे उसको रिकॉर्ड होता है, पर उसमें उस एयरक्राफ्ट की सारी एक्टिविटीज कैसे चला, क्या वो मतलब अगर बीच में रुका है तो क्या चीज में रुकावट आई है, सबसे पहले क्या हुआ है जिससे कि आगे जाके ये एक्सीडेंट में तब्दील हो गया, या कोई मैकेनिकल फेलियर हुआ है, या कोई एरर ऑफ जजमेंट हुआ है, या बैड वेदर के कारण। अगर बैड वेदर हो गया, खूब जबरदस्त विंड आ जाए तो भी स्वे कर सकती है, पर उस तरह का कोई हालत नहीं थे। इसीलिए जब भी फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो वेदर का मेट का जो डाटा होता है उसको रिसीव किया जाता है, और अगर फिट फॉर फ्लाइंग है वेदर तो ही हवाई जहाज उड़ेगा। तभी कई बार ऐसे एक्सीडेंट होते हैं उसमें ब्लैक बॉक्स को पहले तलाशा जाता है। हाँ जी, ताकि एक बहुत बड़ा एक जांच का एक जरिया मिल सकता है कि हाँ क्या कारण रहे। तो इसी में सब कुछ वही, क्योंकि ब्लैक बॉक्स तो मिल ही चुका था वहां पे जहाँ पे भी ये एक्सीडेंट हुआ था। क्योंकि एक ये इस वजह से भी जरूरी होता है कि जैसे आपने कहा कि उसके डेप्थ में जाना होता है कि कारण क्या हो सकते हैं, ताकि दोबारा इससे घटना नहीं हो। कारण ये होता है इसका, ऐसी कोई घटना घटी है तो फिर उसको लूप होल को प्लग करना चाहिए जी। कई बार कोई ऐसी मशीन होती है कि हर बार वो एक्सीडेंट होता रहता है। जैसे MiG-21 की कई बार जब पुरानी हो जाती है कोई चीज, इसी तरह से हवाई जहाज में नहीं, गाड़ियों में भी आप देख लीजिए, कोई ऐसी गाड़ियां होती है इसमें एक तरह का डिफेक्ट बार आता रहता है, पर वो सब ट्रायल के टाइम होता है। ये जो Mi-17
हेप्टर है, बहुत ही रॉबस्ट और बहुत ही मजबूत, अच्छी, दुनिया का सबसे अच्छे हेप्टरों में से इसका नाम आता है। ये मिड साइज ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। इसमें काफ़ी सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह लड़ाई में बहुत कम समय में ले जाया जा सकता है। और इतने खराब वेदर में, लद्दाख में, कश्मीर में, सब जगह ये चलता है। परंतु हेप्टर ऐसी चीज़ है योगेंद्र जी की, जो इसके एक्सीडेंट हुए हैं जो फिक्स विंग की बजाय, फिक्स विंग जो हवाई जहाज है, फाइटर है, इनमें सब में नेविगेशन ऑटोमेटेड है, कंप्यूटराइज्ड है। परंतु हेप्टर में क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं जाता है, इसीलिए इसको मैनुअल नेविगेशन की ज़रूरत पड़ती है जी। तो उसमें कई बार छोटा मोटा एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है, बैड वेदर हो जाए तो दिखाई नहीं दे। बाकी जो दूसरे फिक्स विंग हवाई जहाज है, चाहे कितना ही वेदर खराब हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ऐसा तो नहीं होता है कि जैसे सिविल में कोई भी जांच होती है, किसको ऑब्जेक्शन होता है तो फिर उसको वापस चैलेंज कर दिया जाता है कि नहीं, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, ये जांच सही नहीं हुई, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, फाइनल इंक्वायरी कहें उसे। हाँ जी, इस तरह के, क्योंकि इसके अंदर मेंबर तो 3-4 होते हैं, ऐसी कभी नौबत नहीं आई कि कोई ये बोलेगी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी फैक्ट्स पे डिपेंड करती है, और वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ये किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं होती है। बिल्कुल। सिविल में कई बार ऐसी इंक्वायरीज होती हैं, किसी को पिन पॉइंट करने के लिए उनका एजेंडा होता है, लेकिन इसमें कॉज तलाशे जाते हैं। हाँ, इसके अंदर कॉज तलाशे जाते हैं, कोई एजेंडा के साथ इंक्वायरी नहीं हो रही है। और जब भी होगे तो जरूर, जैसे अभी आपको थोड़े दिन पहले मैं बताऊं, जब हमारे बालाकोट की एयर स्ट्राइक की थी, उस समय एक श्रीनगर में एक मी-17 को गिरा दिया था एयरफोर्स। वो एक वो था, मिस इन्फॉर्मेशन थी, जजमेंट ऑफ एरर था, और हमारे ही लोगों ने, हमारी ही एयर डिफेंस ने उसको गिरा दिया। एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में पॉइंट आया, और ये जिन्होंने की गलती थी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसको छुपाने की, मतलब ये बड़ी थोड़ी इज्जत की बात नहीं थी कि आपका ही हेप्टर, आप ही के एयर डिफेंस ने उसको गिरा दिया। पर वो सोच रहे थे उस समय, क्योंकि पूरा अलर्ट हो रखे थे। जब बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद काउंटर एयर स्ट्राइक आने का काफी अंदेशा था, तो पूरा एयर डिफेंस अलर्ट था, पूरे आर्म फोर्सेस सारे अलर्ट थे। उस समय एक श्रीनगर के पास एक हवाई मी-17 ही था, उसको गिरा दिया, उसमें भी काफी लोग की डेथ हुई। तो कुछ ऐसे चीजें हैं जो जनरल रावत के साथ में ये कहें कि जो उनके प्रयास हैं, एक तरह से वेलफेयर स्कीम्स हो, चाहे दूसरे, कुछ धक्का लगता है, झटका लगता है, या फिर कहें कि देखिए सेना में ये सब चीजें एक पार्ट ऑफ सिस्टम है, वो रुक नहीं सकती, जैसे चलती रहती है। जैसे मैंने किसी से बात की तो उनका कहना था कि दुखद घटना है, यह पूर्ण क्षति है, लेकिन सेना में कोई भी चीज थमती नहीं है। वो प्रोसीजर चलता रहेगा या कुछ चीजों नहीं, वो चलता रहेगा उसी तरह से। पर जैसे हर एक पर्सनैलिटी का थोड़े थोड़े किसी चीज का जुनून होता है जी, वो उस चीज को ज्यादा स्पीड से करते हैं कि और उनका नॉलेज होता है। तो अभी दूसरा जो सीडीएस बनेगा वो थोड़ा तो स्लो होगी, वो चीजें थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए, मतलब जब तक बनता ही नहीं, अभी तो है ही वो वैक्यूम है, फिर वो फाइल्स को पढ़ेंगे, ये करेंगे। परंतु इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, इतनी अच्छे आर्म फोर्सेस हैं कि इंडिविजुअल्स का फर्क नहीं पड़ता है। परंतु अगर अच्छे काबिल इंसान और काबिल कमांडर अगर जाएगा तो थोड़ा तो दुख सबको लगता है, और थोड़ा सा धक्का ऑर्गेनाइजेशन को भी मोमेंटरीली लगेगा, टेम्परेरीली, पर उसका कोई ज्यादा लंबा इम्पैक्ट आर्म फोर्सेस पे नहीं होता। तभी तो हम लोग कहते हैं कि अपूर्णीय क्षति होती है, इसको पाटना बहुत मुश्किल होता है। कोई ऐसी चीजें होती हैं कि हर व्यक्ति में वो हुनर होता है, वो जज्बा होता है, वो जुनून होता है जो दूसरों में नहीं देखा जा सकता। हर व्यक्ति की अपनी काबिलियत और एक खासियत होती है। तो शायद ऐसी कुछ बातें हैं जो जनरल रावत के साथ में चली गई, लेकिन ये बात भी सत्य है कि उनकी यादें उनके प्रयासों में अभी भी छिपी रहेंगी। वो जो चाहते थे करना, उसे आगे बढ़ाया जाएगा। और निश्चित रूप से पहले सीडीएस हैं, बहुत सारे उनके विजन रहे होंगे, बहुत सारी चीजें अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में उन्होंने शेयर की होंगी, कुछ फाइलों में होंगी, कुछ सरकार के साथ में की होंगी, जो भविष्य में करना चाहते थे। तो उस तमाम प्रयासों को आगे बढ़ाया जाएगा। निश्चित रूप से उनका अपना कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था। वो जो कुछ करना चाहते थे वो डिफेंस के लिए करना चाहते थे, तीनों सेनाओं के लिए करना चाहते थे। और मुझे भी लगता है जनरल साहब की
उन यादों को हम सजो के रखेंगे, उनके प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे, तो शायद हो सकता है कि उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी, ये कहा जा सकता है। हाँ, ये कहा जा सकता है। और दूसरा एक चीज और बताऊंगा योगेंद्र जी मैं आपको, कि हालांकि ये सीडीएस थे और यूनिफॉर्म के अंदर थे जी। पर पूरा देश उनको अपने नेता की तरह, अपने लीडर की तरह मिस कर रहा है, एक हीरो की तरह। हाँ, बड़ा प्रेम, जो प्रेम दिखा रहा है देश, वो बहुत कम लोगों के लिए। इससे पहले भी सेना अध्यक्ष हैं जो जिनकी सर्विस में तो एक ही की डेथ हुई है, बाकी हार्नेस में सिर्फ जनरल बीसी जोशी थे, वो भी एक बहुत अच्छे पॉपुलर चीफ थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, पर वो सिर्फ स्वास्थ्य के कारण हो गई थी जी। ये एक्सीडेंट में हार्नेस में पहले सीडीएस पहले भी थे और हार्नेस के पहले जनरल थे जिनकी इसमें डेथ हो गई है। पर पूरा देश उनको हीरो की तरह देख रहा है और जगह जगह इनके सम्मान में फंक्शंस हो रहे हैं, कंडोलेंसेस दिए जा रहे हैं, मोमबत्तियां जलाई जा रही हैं। और खास तौर से ये पौड़ी गढ़वाल में तो वहाँ काफी सारे लोग फौज में हैं, वहाँ के वो रहने वाले थे और मुझे लगता है कि वो रिटायरमेंट के बाद वहीं सेटल होने वाले थे। तो जब भी वहाँ जाते थे वो उनके जो रीजनल फंक्शंस थे उसमें पौड़ी के जो डांस करना, उनके वो खाना खाना, उनके साथ बहुत मिलजुल करके घुल मिल करके जाते थे। तो उनकी वहाँ की जनता को और भी बहुत बड़ा धक्का लगा। वो अपनी संस्कृति को जीते थे, ये कह सकते हैं। हाँ जी। तो चलिए, निश्चित रूप से एक धक्का है, पूरे देश को धक्का है, और मैं तो ये कहूँगा कि अपूर्णीय क्षति है। उनको हम सैल्यूट देते हैं और लेफ्टिनेंट जनरल साहब के साथ में जो हमने चीजें शेयर की हैं, उनके साथ में जो यादें हैं वो अमिट छाप हैं। उनकी यादें हमेशा उन्हें जीवंत करती रहेंगी, उनका एहसास कराती रहेंगी। तो चले, ऐसे हीरो को सैल्यूट और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम हमारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी विशेष एक मुलाकात में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।